नमस्कार। पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर भारत में शांति, आर्थिक, सामाजिक और सामरिक विकास मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। आज भी प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के दौरे पर थे। उन्होंने असम को विकास की कई सौगात दी और अरुणाचल प्रदेश से पूर्वोत्तर के कई राज्यों को अलग अलग विकास परियोजनाएं समर्पित की। पीएम मोदी ने अरुणाचल में सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल राष्ट्र को समर्पित की। दिबांग जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आर्थिक, सामाजिक और सामरिक रूप से किस तरह पूर्वोत्तर मजबूत हो रहा है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के आज के पूर्वोत्तर के दौरे के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री ने असम के जोरहाट में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल और आवास के साथ ही क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने वाली कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर से जुड़ी विकास परियोजनाओं की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। 5.5 लाख परिवारों के लिए अपने पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। आप सोचिए, एक राज्य में 5.5 लाख परिवार अपनी पसंद के, अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण का भी सौभाग्य मिला। लसित बोरफुकन असम के शौर्य, असम के पराक्रम के प्रतीक है। वर्ष 2022 में हमने दिल्ली में लसित बोरफुकन के 400वीं जन्म जयंती वर्ष के पूर्व पूरे उत्साह से मनाया था। मैं वीर योद्धा लसित बोरफुकन को नमन करता हूं। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को
करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान, यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था, लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या 0 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास के अगले चरण में पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने आज अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ने मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की है, जिससे क्षेत्र के किसानों को फायदा हुआ है। पीएम ने कहा कि अरुणाचल में दिबांग हाइड्रो परियोजना पर काम शुरू हुआ है। ये देश का सबसे ऊंचा बांध होने जा रहा है। फ्लैशलाइट से जगमगाता ईटानगर का मैदान पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं की मिली सौगात का इस्तकबाल कर रहा था। मौका था विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही फरवरी 2019 में रखी थी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सीमा पर आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। सेला टनल पहले भी तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट में 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्डिंग विकसित अरुणाचल नाम की कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकार अष्टलक्ष्मी के विजन के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण और पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार, पर्यटन और संबंधों की मजबूत कड़ी बनने जा रहा है। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति का भी शुभारंभ किया गया है। अरुणाचल में दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को एक साथ 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को पक्के घरों का मिलना, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल का कनेक्शन और पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में संपर्क से जुड़े अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है।
ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अरुणाचल में राष्ट्र को समर्पित की गई सेला टनल आर्थिक, सामाजिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जिस दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया, वो भी इस इलाके की तस्वीर को बदलने में मददगार साबित होने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में थे। यहां पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में भाग लिया। यहां प्रधानमंत्री ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने यहां सेला सुरंग को भी राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेला सुरंग परियोजना एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सेला टनल 13,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर 2 लेन में बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। यह अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा, चारीदुआर, तवांग रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण नई ऑस्ट्रियाई टनलिंग पद्धति का उपयोग करके किया गया है और इसमें उच्चतम मानकों की सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं। ये परियोजना न केवल क्षेत्र में तेज और अधिक कुशल परिवहन मार्ग प्रदान करेगी, बल्कि देश के लिए रणनीतिक महत्व की भी है। प्रधानमंत्री ने सेला सुरंग की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस पर 31,875 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और ये देश का सबसे ऊंचा बांध होगा। ये बिजली पैदा करेगा, बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करेगा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य भंडारण पर आधारित एक जल विद्युत परियोजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। इसके बन जाने से असम के कई हिस्सों में बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी। दिबांग बांध स्थल आशुपानी और दिबांग नदियों के संगम से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित होगा, जो निचली दिबांग घाटी जिले के जिला मुख्यालय रोइंग से लगभग 43 किलोमीटर दूर है। परियोजना के पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश सरकार को दिबांग जल विद्युत सुविधा से 12% मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए, हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रविशंकर रवि जुड़ रहे हैं, एडिटर हैं दैनिक पूर्वोदय के, और हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अगर हम आज की जो परियोजनाओं की बात करें, प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व में मौजूद थे, कई सारी परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को सौगात के तौर पर दी है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पे सबसे पहले हम बात करेंगे। सुबिमल भट्टाचार्य जी, सबसे पहले आपके पास हम आना चाहेंगे। अगर हम सेला टनल की बात करें तो किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, और सबसे बड़ी चीज सामरिक रूप से काफ़ी वहाँ पर महत्वपूर्ण है? चंद्रशेखर जी, प्रधानमंत्री जी की जो पिछले 10 साल में उत्तर पूर्व की प्रतीक जो प्रयास रहा, हर तरीका का एक ऑल राउंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ में सिक्योरिटी इश्यूज को भी ध्यान में रखना, और इसके साथ साथ जिस तरीका से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ये जोड़ थे, बहुत सारे प्रकल्प जो कांग्रेस के समय इनको इनकम्प्लीट रखा गया, सालों साल खींचा गया, उसको प्रथम उसको कंप्लीट किया। नए नए रोड्स, इसके बाद ब्रिजेस बने, और जो सेला पास जो आज आपने अभी जिक्र किया है, वो सेला पास की जो महत्व है वो है कि अरुणाचल और असम के बीच जो एक सिमलेस ये टनल के थ्रू कनेक्टिविटी देते हैं 13,500 फीट की ऊंचाई पर ऑल वेदर, और 2 लेन की जो ये पास है, इससे सामरिक रूप में तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे जो सप्लाई लाइंस वहाँ तक अरुणाचल में पहुँचाने के लिए ऑल वेदर में जो पिछले सालों में जो रुकावट बहुत सारे आते थे, वो आज एक बड़े स्ट्रेटेजिक रूप से इसको बड़े कम समय में इसको किया गया है, और भी पहले हो जाता कोविड के लिए कुछ समय पीछे। दूसरी बात है कि इससे जो अरुणाचल और असम में जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते जा रहा है, दिखाई दे रहा है, जो ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। हमको बताया जा रहा है कि वाराणसी से कुछ दृश्य हमारे दर्शकों के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर
प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो दृश्य हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप दृश्य देखिए, वाराणसी से प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज दिन भर प्रधानमंत्री का काफ़ी व्यस्त दौरा था। हम उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री पहुँचे हुए थे और उसके बाद बंगाल का भी प्रधानमंत्री का दौरा था और अभी प्रधानमंत्री वाराणसी पहुँच चुके हैं। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं उत्तर पूर्व का दौरा करने के बाद और उसके बाद प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर थे। ये दौरा, अगर हम वाराणसी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है? देखिए, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और हम जानते हैं कि कल आजमगढ़ में विकास परियोजनाओं की एक सौगात मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, लेकिन खास बात यह है आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने पर कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर जब बीजेपी ने जो पहली सूची 195 उम्मीदवारों की निकाली, उसके बाद हमने देखा कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद ये पहला दौरा है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि भव्य स्वागत हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर आप देखें लगातार काशी में चाहे सिगरा हो, जो अलग अलग चौराहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता, आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं सड़क के एक तरफ किस तरह से हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर वर्ग के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी उम्मीदवारी फिर से तीसरी बार वाराणसी से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया और उसके बाद ये दौरा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में विशेष तौर पर उत्साह है। जगह जगह चौराहे पर जो यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, मंडल स्तर के कार्यकर्ता है, वो इकट्ठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। और आप काशी की आम जनता को भी देख रहे हैं, उसमें महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, उसमें युवा हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनकी अगवानी करना चाहते हैं। हमने देखा है काशी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक तरह से लोगों से मुखातिब हों, उसके अलग अलग वो तरीके अपनाते हैं और ये हम देखते हैं कि आप अगर थोड़ी सी आवाज सुन पा रहे हो डीडी न्यूज के जरिए दर्शक, तो क्या उत्साह है लोगों में। एक विहंगम दृश्य है जहाँ प्रधानमंत्री के मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और निश्चित तौर पर एक उत्साह वाला माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वाराणसी से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने दिन भर के व्यस्ततम दौरे के बाद, उत्तर पूर्व और बंगाल के दौरे के बाद अब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं और वहां पर लोगों में काफ़ी उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, वाराणसी से हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो बिल्कुल शैलेंद्र, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कि मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था, आपने देखा कि जगह जगह पर कार्यक्रम एक तरह से बनाए गए हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आ रहे थे और हमने जब बात की यहां बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने कहा कि 40 से ज्यादा ऐसी जगह है जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए एक मंच बनाया हुआ है, तोरण द्वार बनाया हुआ है। उस तरह से ऐसा लग रहा है कि आज काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर स्वागत करना चाहती है, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी का ऐलान अब से कुछ दिन पहले जब 29 फरवरी को हम जानते हैं कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसके बाद जब 195 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने का बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया और उसके बाद ये पहला दौरा है। यानी बीजेपी की
उम्मीदवारी घोषित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है। तो ऐसे में ये विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इस तरह से एक अभिनंदन कार्यक्रम जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से रखा गया है। और हम जानते हैं कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, यानी एनडीए 370, एनडीए 400 सीटों से ज्यादा और बीजेपी खुद अपने दम पर 370 सीटों से ज्यादा लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, जिससे कि जो अनुच्छेद 370 हटाया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था उनको एक श्रद्धांजलि देने की इसके जरिए बात कही गई है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ज्यादा मतों से काशी की जनता जिताने वाली है। इस बात को लेकर लोग लगातार दावा कर रहे हैं, और जो नारा है बीजेपी का कि एनडीए 400 पार, उसको हासिल करने में उत्तर प्रदेश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में इसीलिए बीजेपी ने 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य इस बार रखा है, यानी 2014 से भी जो बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी करने की उम्मीद लगा रही है। और यही वजह है कि आप देखिए कि पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सहयोगियों को के साथ लिया गया है, क्योंकि जोड़े गए हैं। आरएलडी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आए हैं, सुभाषवा फिर से बीजेपी के साथ आई है, प्रवीण निषाद और संजय निषाद की जो पार्टी है निषाद पार्टी, वो पहले से ही बीजेपी के साथ है। अपना दल आप देखें कि यही पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहां अपना दल के मिर्जापुर से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, वो पहले से ही बीजेपी के साथ है, केंद्र में मंत्री है। तो इस तरह से बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है एक बड़ा गठबंधन बनाने में, बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी है। लेकिन बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में आए। यही वजह है कि एक रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। हमने देखा कि देश भर में बीजेपी के जो एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। आप चंद्रशेखर देखें, आज ही कई दौरों की बातचीत के बाद आंध्र प्रदेश में फिर से चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी हुई है। हम जानते हैं कि जब 2004 तक जो बीजेपी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चली थी, उसमें एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर चंद्रबाबू नायडू को देखा जाता था, वो एनडीए के संयोजक भी रहे थे। फिर से वापसी हुई है। जन कल्याण पार्टी, जनसेना पार्टी जो है पवन कल्याण की, वो भी उस गठबंधन का हिस्सा बनी है। तो उत्तर से दक्षिण तक हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ा रही है और जो एक मजबूत गठबंधन है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आज आप देखें यहाँ सड़कों पर ये दृश्य दिखाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही नहीं, आम जनता में, काशी की आम जनता में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। चंद्रशेखर, ठीक है। हरिकेश बहादुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता वाराणसी से। हरिकेश, प्रधानमंत्री समय समय पर वाराणसी आते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये मौका इसलिए अलग है क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार फिर वाराणसी से सांसद के उम्मीदवार के तौर पर उनकी घोषणा हो गई है। तो इस मौके को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं और प्रधानमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम हैं? देखिए चंद्रशेखर, जैसा कि शैलेंद्र कह रहे थे कि काशी की जनता में उत्साह है, और उसका कारण यही है कि काशी की जनता सांसद नहीं चुन रही है, प्रधानमंत्री चुन रही है। तो अभी जब बाबतपुर हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री का जो काफिला निकला है, तो पूरे जनता ने खुद जगह जगह शहर में जो जहां भी चौराहे हैं, तिराहे हैं, जिस मार्ग से वो गुजरेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ आना है उनको, यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो जो खास तौर से एक बड़ा उत्साह जो चंद्रशेखर है वो महिलाओं में है, क्योंकि वो नारी शक्ति बंधन, नारी शक्ति सशक्तिकरण, इस तरह की जो योजनाओं को प्रधानमंत्री लेकर आए और महिलाओं को मजबूत करने के लिए जो सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही है, लगातार योजनाएं ला रही है। तो काशी की महिलाओं में विशेष उत्साह है, और जगह जगह आपको मैं बताऊं कि बाबतपुर हवाई अड्डे से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक के बीच में 38 जगह ऐसी बनाई गई हैं जहां पर कि लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और जो पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो काशी में जो बाबा महादेव, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और यहाँ का जो पारंपरिक उद्घोष है, जब किसी का स्वागत करते हैं तो हर हर महादेव का, तो वो लगातार उस उद्घोष से स्वागत कर रहे हैं यहाँ के जो नागरिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के। और खास तो जो उत्साह है चंद्रशेखर वो यही है कि प्रधानमंत्री को तीसरी बार घोषित किया गया है कि वो काशी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो काशी के लोगों में बहुत उत्साह है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है
वो उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए जिस तरह से कार्य कर रही है, तो प्रधानमंत्री ही वो नायक हैं, वो नेता हैं जो काशी को वह नेतृत्व दे रहे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को मजबूती दे। और चूंकि इस बार आ रहे हैं तो इसका एक अलग ही उत्साह है काशी के लोगों में कि उनका प्रिय सांसद, उनका प्रिय नेता, उनका देश का प्रधानमंत्री इस रूप में आ रहा है कि फिर आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में काशी से प्रत्याशी होगा लोकसभा का। चंद्रशेखर। हरिकेश, अगर हम काशी की बात करें तो पिछले सालों में जो हमने काशी में अंतर देखा है, जो बदलाव देखा है, जो विकास की बयार वहाँ पर देखी है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या दूसरे किसी और पहलू से हो, अब जब प्रधानमंत्री को वहाँ पर तीसरी बार वहाँ के सांसद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है और लोगों में भी जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, उसमें लोग क्या कुछ कहते हैं? तीसरी बार जब प्रधानमंत्री वहाँ के सांसद बनेंगे तो क्या कुछ लोग कहते हैं, किस दिशा में काशी जाने वाली है? देखिए, आपने खुद ही कहा कि जो विकास है, प्रधानमंत्री जब यहाँ से सांसद बने और जिस बाबतपुर हवाई अड्डे से, जिस लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से उनका काफिला चला है, जो सड़क मार्ग से आ रहे हैं, वो सड़क ही इतनी बेहतरीन बन गई है जो काशीवासी जानते हैं, जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो जानते हैं। उसके अलावा ये सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, इस हवाई मार्ग का प्रयोग लोग कर रहे हैं, हवाई अड्डा भी विकसित हुआ है और आगे भी विकसित होने की बात चल रही है। इसके अलावा जो जल मार्ग का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री ने, जिसको विकास दिया, जिसको रास्ता दिखाया, गंगा में क्रूज चल रहा है, तो विकास की अगर हम बात करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम जो भव्य और अद्भुत हो गया है, जहाँ की प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, तो लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कल ही शिवरात्रि थी, लाखों 11 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया है बाबा विश्वनाथ का। और आपको मैं बताऊं चंद्रशेखर की चारों द्वार से लोग आ रहे थे, जिस तरह की व्यवस्था थी, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। और जो भव्यता दिव्यता मिली है बाबा विश्वनाथ के इस धाम को कि गंगा जी के स्नान करने के पश्चात लोग सीधे ऐसी व्यवस्था हो गई है कि घाट से। ठीक है हरिकेश, शुक्रिया आपका। और हम उत्तर पूर्व पे बात कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर शांति, सुरक्षा और विकास वहाँ पर बढ़ा है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर रवि हैं, एडिटर हैं दैनिक पूर्वोदय के, और सुविमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर रवि, आपसे हम जानना चाहेंगे और काफ़ी संक्षेप में ये जवाब दीजिएगा क्योंकि अब बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंत में पहुँच चुके हैं। आज जिस सेला टनल का वहाँ पर उद्घाटन हुआ है, उसके अलावा दिबांग जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की है, इससे कितना बड़ा फर्क इस पूरे इलाके में आने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क खास करके सामरिक महत्व के लिए, अगर वो जो सुरंग है, वो जो टनल है, सेना टनल, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि अब ऑल सीजन यातायात संभव हो गया है और बर्फबारी की वजह से जो रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा, दिबांग घाटी परियोजना से वो जो बिजली, अतिरिक्त बिजली होगी, उसका लाभ भी मिलेगा। बाढ़ रुकेगी। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि ये अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, अतिरिक्त बिजली वहां से पैदा होगी। देखिए, सबसे खास बात जो और भी जो रही आज प्रधानमंत्री के असम दौरे की, उन्होंने पर्यटन काजीरंगा जाकर जो उन्होंने वहां की यात्रा की, उससे काजीरंगा के पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय प्रचार मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिलेगा। बिल्कुल, हमारे पास समय हमारे पास खत्म हो चुका है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम अपने इस खास कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।